फिलहाल कुछ और बड़े अपडेट नेपाल से सामने आ रहे हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। नेपाल में बवाल के बाद पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह नजरबंद कर दिए गए। निर्मल निवास में ज्ञानेंद्र शाह को नजरबंद किया गया है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकती नजर आ रही है। पूर्व राजा के खिलाफ मुकदमा चलाने की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। ज्ञानेंद्र शाह समर्थक बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही नेपाल में पूर्व राजा समर्थक प्रदर्शनकारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ा अपडेट है ये नेपाल से कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नजरबंद कर दिया गया है। उनके जो बड़े समर्थक थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। नेपाल में जो पूर्व राजा के समर्थक प्रदर्शनकारी बने हुए थे और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। चर्चा पर एक बार फिर से वापस जाएंगे रास बिहारी जी। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को नजरबंद कर दिया गया है और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उनके जो बड़े बड़े समर्थक थे, जो पूरी तरीके से इस प्रदर्शन में सबसे आगे नजर आए, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। तो क्या लगता है नजरबंद करने के बाद हालात सामान्य होंगे, ये मांगे दब जाएंगी और नेपाल जिस तरीके से चल रहा है ये सब खत्म होगा? नहीं, देखिए, एक बात है कि अभी हम जिस तरह से फाजिल अहमद साहब बोल रहे थे कि अमेरिका का रोल है, लेकिन उन्होंने चीन पर कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि नेपाल में जो भी हालात बिगड़े हैं, जो भी वहां आंदोलन हुए, जिस तरह से वहां भारत विरोधी भी एक लॉबी स्थापित हुई, उन सबके पीछे चीन का हाथ था। और पहले जब राजशाही थी तो वो दोनों भारत और चीन के बीच एक सामंजस्य बना के चलते थे। ये दोनों के बीच चीन का उसमें उसमें ये था कि नेपाल का हित सबसे ऊपर था, जब भारत से भी दोस्ती हो और चीन से भी दोस्ती हो। लेकिन जिस तरह से चीन ने वहां पिछले कुछ समय से किया है, हमने और देखा भी है कि जिस तरह से वहां पर जब प्राकृतिक आपदाएं आई तो चीन का रुख क्या था। भारत ने अपना पूरी सहायता वहां खोल दी। इसके बावजूद कुछ लोग वहां भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। तो ये सब चीन का प्रभाव था। और दूसरी बात है कि अब जिस तरह से वहां पर आंदोलन हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा शहर नहीं बचा, काठमांडू हो, नेपालगंज हो, पोखरा हो, विराटनगर हो, जनकपुर हो, धनकुटा हो, बुटवल हो, पालपाकल, जनकपुर, सब तमाम वीरगंज जैसे शहरों में वहां पर लोग सड़कों पर हैं। वो लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर उद्योग और व्यापार ठप करने का आरोप लगा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के समर्थन में भी जगह जगह नारे लगे हैं, क्योंकि जब नेपाल की जनता ये समझ गई है, पहले भी इस तरह की बातें आई हैं कि भारत नेपाल का बहुत पुराना, हजारों पुराना संबंध है और वो संबंध एक संस्कृति के आधार पे भी रहा है। उस संस्कृति को भी कमजोर करने की कोशिश की गई है। वहां की जो धार्मिक जनता है वो भी ये जानती है कि लाखों लोग नेपाल के भारत में काम करने आते हैं। भारत नेपाल को हर तरह की सहायता देता रहा है, चाहे गैस का मामला हो, पेट्रोलियम पदार्थ का मामला हो, बिजली देने का मामला हो, खाद्य पदार्थ देने का मामला हो। भारत सस्ते दर पर नेपाल को हर मामले में सहायता करता रहा है। और कभी भारत ने वहां पर ये नहीं कि बड़ी कब्जा करने की कोशिश की। ये अलग बात है कि जो पहले की सरकारें थी उन्होंने नेपाल के साथ उस तरह के रिश्ते नहीं बना पाए। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, नेपाल के हितों का पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। नेपाल की जनता भी ये समझ रही है कि, और मेरा मानना है कि अगर जो लोग आंदोलन में जुड़े, लगभग 40 संगठन हैं जो इस आंदोलन से शामिल हैं, आप कितने लोगों को जेल भेजेंगे? क्योंकि जिस तरह का आंदोलन उठ खड़ा हुआ है उसको दबाना बहुत कठिन होगा और उसका असर भारत के भी, चाहे हम पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तो उन पड़ोसी जो नेपाल की सीमा से लगते हमारे राज्य, वहां की भी राजनीति पर असर पड़ेगा। ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि अगर आंदोलन बढ़ता है तो वहां के लाखों लोग भारत की तरफ पलायन कर सकते हैं। ये भी एक भारत के लिए एक और बड़ी समस्या होगी। तो इसमें
इसमें अब ये देखना होगा कि नेपाल की जो मौजूदा सरकार है वो आंदोलनों से किस तरह निपटती है, हम्म। क्योंकि अब आंदोलन बहुत उग्र रूप ले ले चुका है। हम्म। उसको दबाना बहुत बिल्कुल आसान राज नहीं बिहारी होगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आंदोलन जो है वो लगातार उग्र रूप भी धारण करता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को अभी नजरबंद किया गया है, तो इसके बाद शायद ये आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ता भी नजर आ सकता है। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है, उसका रुख करेंगे। चर्चा लगातार जारी रहेगी। राजशाही समर्थकों पर नेपाल के पूर्व पीएम भड़के हैं। नेपाल में प्रदर्शनकारियों को प्रचंड की धमकी दी है। किसी भी कीमत पर राजशाही नहीं लौटने देंगे, प्रचंड ने कहा है। हमारी उदारता को हमारी कमजोरी ना समझे, उदारवादी दृष्टिकोण को कमजोरी ना समझे राजतंत्रवादी। और ऐसे में चारों तरफ से लोकतंत्र के जो समर्थक हैं वो राजशाही समर्थकों को अल्टीमेटम दे रहे हैं। नेपाल के पूर्व राजा को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इसको बिल्कुल भी हमारी कमजोरी ना समझे, क्योंकि यहाँ पर बेहद मुश्किल के बाद लोकतंत्र का वक्त आया। उसके बाद वापस इसे दोबारा से राजशाही की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। और प्रमोद मिश्रा जी, क्या लगता है आपको कि क्या अब ये जो हंगामा है कुछ थमेगा? क्योंकि यहाँ जिस तरीके से एक के बाद एक पूर्व पीएम ने भी अब कह दिया है कि अगर ऐसा करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको बिल्कुल भी हमारी कमजोरी ना समझे। अभी तक जो है आवाज उठने का मौका दे दिया सो दे दिया, लेकिन अब बड़े एक्शन एक के बाद एक होते नजर आने वाले हैं। बिल्कुल महोदया, जिस तरह से आदरणीय राज बिहारी जी बता भी रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, और एक विधिवत की जिस तरह से अभी जो पूर्व वहाँ के जो राजा थे उनको भी नजरअंदाज किया गया, और लगातार इस तरह से जो माहौल बना हुआ है पूरे नेपाल में, चाहे वो ईस्ट नेपाल हो, वेस्ट नेपाल हो, मध्य नेपाल हो, हर तरह माहौल बना हुआ है। लेकिन नजरअंदाज करने का कारण भी यही रहा है कि जिस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो जो वहाँ की जो पॉलिसी थी, जो पुरानी परंपरा थी राजतंत्र वाली, वो थोड़ी फीके पड़ेगी, और जो राजतंत्र हट करके जो लोकतंत्र आना होता है या आना चाहिए, जो उसके लिए प्रतीक्षा भी वहाँ की जनता कर रही थी, वो प्रतीक्षा शायद उनकी पूर्ण होती नजर आ रही है। इसीलिए लगता है कि अब जो आने वाले समय में या कुछ महीनों में जो इस तरह से चल रहा था ये सब थमेगा। जो वहाँ का जो भी लोगों का विरोध है, आंदोलन है, प्रदर्शन है, वो थमेगा। थमने के बाद कहीं ना कहीं ट्रैक पर गाड़ी आएगी, लेकिन जो भारत की जो आसपास के क्षेत्र है, नेपाल भारत के क्षेत्र, प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि इस समय देखा जाता है कि वहाँ के जितने भी, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, भारत में आकर के उनको रोजगार मिलना, रोजगार देना, ये भारत के साथ दे भी रहा है, पहले भी दे रहा था, आज भी दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। ये प्रभाव पड़ता है। अगर जब सरकारें बदलती हैं, प्रभाव बदलता है, सिस्टम बदलता है, तो बड़ा प्रभाव पड़ता है, देश पर भी पड़ता है और लोगों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है। जी ठीक है फाजिल जी, बड़ा अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं अब लगता है कि अब जो है वो सरकार की तरफ से बड़ा एक्शन लेना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काठमांडू में भी यहाँ जिस तरीके से अब बड़े एक्शन लिए जा चुके हैं, धारा इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है, उसमें भी चर्चा की जा रही है, साथ ही साथ और भी कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाए गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब जो है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आवाज और ज्यादा बुलंद जो है वो हो पाएगी राजशाही को लेकर। देखिए, हम लोग भारत के लोग हैं, हम लोग दुनिया भर में लोकतंत्र की बहाली करने की मांग करते हैं और लोकतंत्र के पैरोकार हैं। हमारा देश एक लोकतंत्र का देश है, हम लोग लोकतंत्र के माहौल में जी रहे हैं। और नेपाल में आप समझिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है। कोई राज बिहारी जी बोले कि चाइना, ठीक है, चाइना भी है, तो ये जो सरकारें हैं ये लोग कुछ चाइना समर्थक हो गए हैं, कुछ भारत समर्थक हैं, और नेपाल भारत ही है, उसको आप भारत से अलग करके मत देखिए। पूरी तरह से केवल उनका टेरिटरी अलग है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से उनके लोग हमारे लोग उनके यहाँ व्यापार करते आते हैं जाते, एक देश है ये। हमारे लाखों सैनिक हैं नेपाल के, गोरखा रेजिमेंट, बाकायदा हमारे यहाँ रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट के नाम से लाखों सैनिक नेपाल के हमारे देश में हैं। अब अमेरिका की समस्या क्या है कि भारत जिस तरह से रिश्ते खराब हो रहे हैं अमेरिका के, पाकिस्तान पहले ही चाइना की गोद में जाके बैठ चुका है, अब भारत से भी अमेरिका के रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब अगर चाइना पर कभी जरूरत पड़ी अमेरिका को लड़ाई लड़ने की या कोई भी वार करने की किसी तरह की, तो उसको एशिया में कौन सी जगह मिल रही जहां से वो चाइना पर अटैक कर सकता है? वो एक जगह बचती है, सिर्फ नेपाल। और नेपाल में जो लोकतंत्र की सरकारें हैं वो अस्थायी नहीं होती हैं, कभी ये आते हैं कभी वो आते हैं। कोई भारत समर्थक बात करता है तो कोई चाइना समर्थक